नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में। मैं जीएस फैकल्टी के तौर पे सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं और आज मुझे सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा पे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे जीएस पढ़ाने का मौका मिला है। तो आज मैं आप लोगों को एक अच्छे लेवल में, बेहतरीन लेवल में कॉन्सेप्ट के साथ आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। पहले हम जान लेते हैं भारतीय इतिहास। ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास, हम इसको क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। भारतीय इतिहास को हम कितने भागों में, 3 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। एक भाग होता है जिसे कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और एक भाग होता है इसका जिसे कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अगर बात करें कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बनते कहाँ से हैं, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है वह आधुनिक भारत के इतिहास से बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बनता है प्रश्न वो बनता है प्राचीन भारत के इतिहास से। यानी पहले नंबर पर आधुनिक भारत के इतिहास से, दूसरे नंबर पर प्राचीन भारत के इतिहास पे और अंतिम नंबर दिया जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास। क्लियर? जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसकी शुरुआत के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद चलता है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास, इसके 2 स्रोत माने जाते हैं उत्पत्ति के। एक यह कहा जाता है कि 5 लाख वर्ष पूर्व से। एनसीईआरटी कहता है नहीं, 2.5 लाख वर्ष पहले से इस प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है, प्राचीन भारत का जो समय आता है, अंतिम समय आता है, वो 712 ईस्वी आता है, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया। यानी प्राचीन भारत का इतिहास जो समाप्त होगा वह होगा 712 ईस्वी में। यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत 712 ईस्वी से हो जाएगी। ठीक है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास की समाप्ति औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1707 में मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आधुनिक भारत का जो इतिहास होगा उसकी उत्पत्ति के बारे में बात किया जाता है। इसके 2 काल बताया जाता है, एक 1707 उत्तरवर्ती मुगल काल और दूसरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498, यानी पहला पुर्तगीज कंपनी जो आता है वास्को डी गामा के नेतृत्व में, उससे मान लिया जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हमें किसी को पढ़ना है, वह पढ़ना होता है हिंदू राजवंश के बारे में, हिंदू राजवंश के बारे में। यहीं पर मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम अगर हमें पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है मुस्लिम साम्राज्य के बारे में, मुस्लिम साम्राज्य के बारे में। और आधुनिक भारत के इतिहास में अगर कुछ चीजें हमें पढ़नी होती है, वह पढ़नी होती है औपनिवेशिक काल के बारे में, औपनिवेशिक काल के बारे में यह पढ़ना होता है। बात क्लियर? ये हमें
एक इतिहास का फ्लो चार्ट मिलता है जो हमें पढ़ना होता है, और हमें औपनिवेशिक काल के बारे में ही पढ़ना है, यानी वह अंग्रेज जो भारत पर व्यापार करने आए और व्यापार के द्वारा ही भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिए, उन्हीं अंग्रेजों के बारे में हमें आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। मुझे उम्मीद होगी कि यह फ्लो चार्ट आपके भारतीय इतिहास के बारे में एक हल्का सा समझ पैदा कर दिया कि हमें पढ़ना क्या है और इसके काल डिसाइड क्या है, समय का निर्धारण क्या है। अब आइए बात करते हैं, हम आज जो मेरा टॉपिक पढ़ाना है, जो वो पढ़ाना है आधुनिक भारत के इतिहास। जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है वो पढ़ाना है आधुनिक भारत का इतिहास, और वो भी पढ़ाऊंगा मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब हम देखेंगे भारत में जो कंपनियां आती हैं, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहा जाए कि ऐसी कंपनियां जो यूरोप से आ रही हैं उन्हीं को कहा जाएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, यानी यूरोप से जो आने वाली कंपनियां होती हैं, वो 5 कंपनियां होती हैं। कितनी कंपनियां होती हैं? 5 कंपनियां आती हैं, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है, PDATF, PDADF, ये 5 कंपनियों के बारे में हमें पढ़ना है, और इनका क्रम जो है PDADF है। P फॉर जो कंपनी है वह है पुर्तगीज, पहली कंपनी आती है पुर्तगीज। D फॉर डच, दूसरी कंपनी आती है डच। A फॉर अंग्रेज, जो तीसरी कंपनी आती है वो अंग्रेजों की आती है, और यही अंग्रेज भारत पर क्या करेंगे? औपनिवेशिक शासन स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मैं शासन शब्द का यहां पे प्रयोग किया हूं, तो शासन 2 प्रकार का होता है। एक शासन होगा जो साम्राज्यवाद के द्वारा किया जाएगा, और दूसरा शासन जो औपनिवेशवाद के द्वारा किया जाएगा। अगर साम्राज्यवाद की बात मैं करूं तो साम्राज्यवाद का मतलब यह होता है कि कोई राजा अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वो किसी दूसरे राज्य पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, और आक्रमण के द्वारा अगर किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाया जा रहा है वह कहलाता है साम्राज्यवाद, ठीक है। लेकिन अगर मैं औपनिवेशवाद की बात करूं, इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा विदेशी ताकत जो किसी अन्य विदेशी क्षेत्र में गया, व्यापार करने लगा, और व्यापार के द्वारा ही उस क्षेत्र पर क्या किया? नियंत्रण कर लिया, वह उसका क्या हो गया? औपनिवेशवाद हो गया। जैसे अंग्रेज आए हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ व्यापार करने लगे, और व्यापार करते करते भारत पर इन्होंने क्या किया? नियंत्रण कर लिया, और इसे ही क्या कहा गया? औपनिवेशवाद कहा गया, ठीक है। यानी हमने कितनी कंपनी देखी? हमने अभी तक 3 कंपनी देखी। पहली कंपनी जो आती है वो है पुर्तगीज, दूसरी डच, तीसरी अंग्रेज, चौथी जो है वह है डेन, और 5वीं जो है वह है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, ये 5 कंपनियां भारत में आती हैं, ठीक है। क्या ये 5 कंपनियां जो भारत में आती हैं, इनसे पहले भी हमारे संबंध यूरोप से थे क्या? क्या इन 5 कंपनियों से पहले भारतीय संबंध या भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो यूरोप से था क्या? तो हाँ, इन 5 कंपनियों से पहले भारत से और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे, और वह व्यापारिक संबंध स्थापित किसके द्वारा हुए? तो वह व्यापारिक संबंध भारत और यूरोप के बीच स्थापित हुए 326 ईसा पूर्व में। कब की बात मैं कर रहा हूं? 326 ईसा पूर्व। आपको 326 ईसा पूर्व का नाम सुनते ही याद आ गया होगा सिकंदर, महान सिकंदर, ग्रेट अलेक्जेंडर। सिकंदर क्या करता है? भारत के पश्चिमी प्रांत पंजाब पर, भारत के पश्चिमी पंजाब प्रांत यानी पंजाब पर क्या करता है? यह आक्रमण करता है, ठीक है। कहां पे आक्रमण करेगा? पंजाब पर।
अब इस पंजाब का शासक होता है पोरस। नाम सुना होगा। पंजाब का शासक कौन होगा? पोरस होता है। सिकंदर और इस पोरस के बीच एक युद्ध होती है। किससे? पोरस प्लस सिकंदर के बीच। पोरस और सिकंदर से क्या होती है? एक युद्ध होती है। वह युद्ध होती है 326 ईसा पूर्व में। कब होती है? 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध का ना, यह युद्ध जो होती है, यह युद्ध होती है झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध झेलम नदी के तट पर होता है। ठीक है। इस युद्ध में सिकंदर क्या करता है? पोरस को हरा देता है। ठीक है, पोरस को हरा देता है। लेकिन इस युद्ध का क्या नाम था? इस युद्ध का नाम था हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच या बितस्ता का युद्ध। ठीक है, हाइडे स्पीच या बितस्ता का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? तो पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। पोरस इस युद्ध में क्या होता है? हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। कहानी सबने सुना है। और वही फिल्म में स्टाइल में सिकंदर कहता है पोरस से, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? पोरस भी राजा था, भारतीय था, चालू तो होगा, समझदार तो होगा। पोरस ने कहा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार का व्यवहार आपको मेरे साथ करना चाहिए। इस बात से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ और पोरस को अपना मित्र बना लिया। पोरस को कौन? सिकंदर अपना मित्र बना लिया। और कहते हैं कि यूरोपीय व्यापार जो है 326 ईस्वी के आसपास से ही भारत और यूरोप के बीच स्टार्ट हो गए। अच्छा, भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से जो व्यापार होती थी वो किन किन वस्तुओं के लिए होती थी? किन किन वस्तुओं के लिए? यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है वो कितने वस्तुओं के लिए होता था? कितने वस्तुओं के लिए बात करें? वस्तुएं, तो ये वस्तुएं थी 3। कितनी वस्तुएं थी? 3। आपने सुना होगा कि भारत के जो सूती वस्त्र हैं ये विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते हैं, सूती वस्त्र। तो पहला व्यापार जो यूरोप और भारत के बीच हुआ वह था सूती वस्त्र का। ठीक है। दूसरा जो व्यापार हुआ करता था वह व्यापार था रत्न और आभूषण। आपने सुना होगा रत्न व आभूषण। आज से नहीं, ये प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच व्यापार हुआ करते थे। पहला सूती वस्त्र, दूसरा रत्न व आभूषण, और तीसरा जो व्यापार हुआ करता था वह व्यापार था मसाला। मसाला। ठीक है। भारत और यूरोप के बीच ये 3 व्यापार पहले से ही प्राचीन काल से ही हुआ करते थे, सूती वस्त्र, रत्न आभूषण और मसाला। बात क्लियर? देखिए, मसालों का व्यापार यूरोप और भारत के बीच क्यों हुआ करता था, और इसी मसाले के व्यापार के लिए पहला पुर्तगाली जो अभियान आएगा वास्को डी गामा के नेतृत्व में, इसी मसाले के लिए आएगा भारत। आप जब मैप पर देखेंगे यूरोप की स्थिति, तो यूरोप जो है उच्च अक्षांश पे है। किस अक्षांश पे है? उच्च अक्षांश पर। जब यूरोप उच्च अक्षांश पर है, यानी वहां पर जो तापमान होगी वह तापमान क्या होगी? कम होगी। जब तापमान कम होगी तो वहां के लोगों को क्या होती होगी? अपने शरीर को गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती होगी, और वो ज्यादा एनर्जी उनको मिलेगी कैसे? तो वह ज्यादा एनर्जी उनको मीट से मिलेगा, यानी मांस से मिलेगा। लेकिन यूरोपीय लोग उस मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाएं, यानी रख पाएं, उसके लिए वो क्या करें? तो उन मीट यानी मांस को क्या करेंगे? वो अगर मसाला में लपेट लेंगे तो जो मांस है वो लंबे समय तक क्या होगा? प्रिजर्व रहेगा।
और ये मसाला जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ये भारत में पाया जाएगा। अभी इसकी कंडीशन भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसी मसाला के लिए आएगा कौन? पुर्तगीज अभियान यानी वास्को डी गामा। यानी ये 3 व्यापार हुआ करते थे कौन से? यूरोप और भारत के बीच, ठीक है। तो जो इसको आप एक बार पॉइंट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। चलिए आप एक काम करिएगा, इसको वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब देखिए, जो ये 3 वस्तुओं का व्यापार होता था, तो ये 3 वस्तुओं का व्यापार किसी रास्ते द्वारा तो होता होगा। भाई हमको तो लाना है किसको? यूरोपीय कंपनियों को जो आधुनिक भारत में आएंगी, उनको लाना है, तो उनके लाने के लिए कुछ कारण तो जानना होगा। तो इन व्यापार, जो 3 व्यापार होते थे 3 वस्तुओं का, वो किसी रास्ते द्वारा तो होते होंगे, ठीक है। उन रास्तों के बारे में व्यापार की बात करें, कितने रास्ते थे या कितने व्यापारी थे, ठीक है। आइए तो बात करते हैं कि ये जो व्यापार होते थे ये 3 रास्तों द्वारा होते थे। रास्ते कितने थे? रास्ते भी 3 थे। पहला रास्ता था फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी का रास्ता। दूसरा रास्ता था लाल सागर वाला, और तीसरा जो रास्ता था यह था स्थल मार्ग। स्थल मार्ग कितने रास्ते थे? 3 रास्ते थे। कौन कौन सा? फारस की खाड़ी, लाल सागर और स्थल मार्ग। ये तीनों रास्ते होते थे, एक जगह पर आके मिल जाते थे। उस जगह का नाम था कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया, समझिएगा। ये जो तीनों रास्ते थे, फारस की खाड़ी, लाल सागर और स्थल मार्ग, ये तीनों रास्ते जो थे ये एक जगह पर आके मिलता था जिसका नाम था कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया पर आकर मिलता था। क्या हुआ, इस कुस्तुतुनिया पर 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने क्या किया? अधिकार कर लिया। किस पर? कुस्तुतुनिया पर। और जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो तुर्क कौन थे? मुस्लिम थे। अब यह कुस्तुतुनिया बदल गया तुर्की यानी टर्की में। अब यह कुस्तुतुनिया किस नाम से जाने लगा? तो यह कुस्तुतुनिया तुर्की के नाम से जाना जाने लगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर अब मुस्लिम धर्म का, ठीक है, यानी इस्लाम धर्म का यहाँ पर क्या होगा? अधिकार हो गया। तो अगर ये फारस की खाड़ी, लाल सागर या स्थल मार्ग से जाएंगे तो ये बताइए, या तो ये लूटेंगे या इनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। इनके लिए तो रास्ता जटिल मार्ग हो गया ना। अब तो इनका रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ये रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। जब रास्ता ब्लॉक हुआ तो अब 2 देश आगे बढ़ी रास्ता खोजने के लिए। 2 देश क्या हुई? आगे बढ़ी रास्ता खोजने के लिए, ठीक है। एक देश है पुर्तगाल, एक देश है पुर्तगाल और दूसरा देश है स्पेन। यानी अगर मैं कहूं कि नवीन मार्गों की खोज का सबसे पहले प्रारंभ किस देश ने किया? ये नवीन मार्गों की खोज की कौन? पुर्तगाल और स्पेन। इनके द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले नवीन मार्गों की खोज की गई, क्योंकि ये रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो आइए हम थोड़ा सा मैप पे चलते हैं। एक बार किस पे चलते हैं? मैप पे, ठीक है। हटाते हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे भी हो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम कहां पे? तो हम आते हैं मैप पे, ठीक है। और ये मैप रहेगा यूरेशिया और अफ्रीका का। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया
ये हो गया अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। मैंने बताया कि ये जो व्यापार होते थे भारत के साथ, एक व्यापार होता था, यह है फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? फारस की खाड़ी। यहां से एक रास्ता जाया करता था, एक ये है लाल सागर, लाल सागर यहां से, और एक व्यापार ऐसे ये आया करते थे, और यहीं पर था कुस्तुतुनिया। कौन? कुस्तुतुनिया। ठीक है, एक लाल सागर, फारस की खाड़ी और एक स्थल मार्ग, और ये तीनों कहां पर मिलते थे? कुस्तुतुनिया पर। और कुस्तुतुनिया पर मैंने बताया 1453 में किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। अब ये कुस्तुतुनिया किस में कन्वर्ट हो गया? ये कुस्तुतुनिया तुर्की में कन्वर्ट हो गया। यानी जो आज वर्तमान में तुर्की है, वो प्राचीन समय में कुस्तुतुनिया के नाम से जाना जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो देश हैं। एक ये है जो पश्चिम वाला देश है, इसका नाम है पुर्तगाल। क्या नाम है? पुर्तगाल। और ये जो इसके पश्चिम में है, इस देश का नाम है स्पेन। स्पेन। नवीन मार्गों की खोज के लिए ये दो देश बढ़ चढ़कर आगे आए। क्या हुआ? आगे आए। और ये जो पुर्तगाल है, यहां का एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। ठीक है, अब बार्थोलोमो डियाज क्या करेगा? यह पुर्तगाल से चलेगा। यह है अटलांटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बता दे रहा हूं, यहां पे ये जो महासागर पढ़ेंगे, यहां पे ये महासागर जो यूरोप के पश्चिम, अफ्रीका के पश्चिम में जो ये महासागर मिलेगा, देखिए मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम मैप की स्टडी करते हैं, मैप की अध्ययन करते हैं, ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाले भाग को साउथ, ठीक है, राइट वाले भाग को ईस्ट और वेस्ट, बाएं वाले भाग को वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा है कि? देख लीजिएगा, दिख रहा है, ठीक है ना? तो इस अफ्रीका और इस यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर था। ठीक है, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। और इसके पूर्व में यहां पे ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो यहां का पुर्तगाली था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। कौन था? बार्थोलोमो डियाज। ये हटा रहा हूं थोड़ा सा। बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज क्या किया? नवीन मार्गों की खोज के लिए इस अटलांटिक महासागर में उतरा 1487 में। लगभग यही माना जाता है, 1487। कब? लगभग 1487 में। ठीक है, लेकिन जब यह इसे अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, मैं दोनों में से कोई भी नाम लूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह जब अंध महासागर में बार्थोलोमो डियाज 1487 में उतरा, तो बार्थोलोमो डियाज की जहाज गुम हो गई। उसकी जहाज क्या हो गई? गुम हो गई। ऐसा इसलिए कि जो अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है, उसे तूफानी महासागर के नाम से जाना जाता है। यानी उसमें बहुत सारे तूफान आते हैं, और जब तूफान आएगा तो भाई नाव तो इधर तो घूम तो जाएंगी। अब क्या हुआ कि बार्थोलोमो डियाज का नाव क्या हो गया? गुम हो गया, क्योंकि अटलांटिक महासागर को तूफानी महासागर के नाम से जानते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तूफानी महासागर किसे कहते हैं? आप क्या कहेंगे? अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को। अब यह बार्थोलोमो डियाज को लगा कि अब मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। अब मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। तभी उसको क्या हुआ?
या अफ्रीका का यह भाग दिखा, ये वाला, ठीक है। उसने देखा, जब अफ्रीका का यह भाग देखा तो उसके मन में एक उम्मीद जगी, होप जगी। और कैसी होप? अच्छी होप। कैसी होप जगी? अच्छी होप। और जब भी किसी का आकार इस तरह का होगा, आप लोग हाथ में चेक करते हैं ना, चंदा बन रहा है कि नहीं, अर्धचंदा, तो जिसका भी आकार इस प्रकार का बनेगा उसे कहेंगे केप। क्या आप बोलेंगे? केप। और अफ्रीका के इस भाग को, ये वाली भाग जो नीचे वाली भाग है, इस वाले भाग को जब इसने देखा, अब इसके मन में क्या आया? एक उम्मीद आई, और इस कारण इसका नाम पड़ गया गुड ऑफ केप होप। गुड ऑफ केप होप। गुड ऑफ केप होप। अब ये पूछा जाता है कहां में है? अफ्रीका में। और अफ्रीका के कहां पे? तो यहां पे आप आएंगे तो दक्षिणी अफ्रीका मिलेगा आपको, नीचे की तरफ दक्षिणी अफ्रीका, यानी गुड ऑफ केप होप जो है दक्षिण अफ्रीका में है। अब प्रश्न बनता है कि गुड ऑफ केप होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव डियाज। ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। जब इसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई तो यहां का एक देश है स्पेन, क्या ये मानेगा? यह मानेगा? यह नहीं मानेगा। और स्पेन का निवासी था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। कोलंबस। अब कोलंबस क्या हुआ? 1492 में भारत की खोज के लिए निकला। किसके खोज के लिए निकला? भारत की खोज के लिए। और 1492 में यह पहुंच गया भारत की जगह पर अमेरिका में। कहां पहुंच गया? गलती से इसको निकलना, इसको पहुंचना था भारत कोलंबस को, ठीक है, लेकिन ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया अमेरिका। कहां पहुंचा? अमेरिका पहुंचा, ठीक है। और इसने किसकी खोज कर डाली? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। किसकी खोज कर डाली? अमेरिका की खोज कर डाली, ठीक है। मैंने क्या कहा? बार्थोलोमेव डियाज किसकी खोज की? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप किसका भाग है? दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप किसका भाग है? दक्षिण अफ्रीका का। कोलंबस किसकी खोज के लिए निकला था? आप कहेंगे भारत की खोज के लिए। किसकी खोज कर निकला? अमेरिका की। जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के लोगों को इसने कहा रेड इंडियन। तो आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो कौन है? रेड इंडियन। ये कई बार पूछा जाता है जनजाति के नाम पर। रेड इंडियन कहां पाए जाते हैं? अमेरिका में। रेड इंडियन कहां पाए जाते हैं? अमेरिका में। इतनी बातें थी किसके लिए? अभी एक ओवरव्यू था यूरोपीय कंपनी के आगमन के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपने एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इस पे जो लिखा हुआ इसको हटाता हूं। फारस की खाड़ी मैंने बता दिया, लाल सागर, देखिए लाल सागर, फारस की खाड़ी। अब यहां से आते हैं कहां पे? देखिए अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? नवीन मार्गों की खोज किसने की? पुर्तगाल और स्पेन ने। पुर्तगाल और स्पेन ने। अब इस पुर्तगाल का एक और निवासी था या नागरिक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इस अटलांटिक महासागर होते हुए पहली बार हिंद महासागर, किसमें? हिंद महासागर में कदम रखने वाला पुर्तगाली। किस में कदम रखने वाला? हिंद महासागर। प्रश्न बनता है कि पहली बार हिंद महासागर में कदम रखने वाला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या हुआ? आया इस भारत के इस हिंद महासागर में एंट्री किया, ठीक है। एंट्री करने के बाद ये आएगा कहां पर? यहां पे केरल के कालीकट में। अब यहां पे पूरी मैप में हटा रहा हूं। यहां से आपने देखा, यहां से कौन आ रहा है? वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा पहली बार किस में आ रहा? हिंद महासागर में। कहाँ का है? पुर्तगाल का। यहाँ से कहानी खत्म। अब स्टार्ट करते हैं, पहला जो टॉपिक रहेगा पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, अब यहीं से बात करते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं, कंपनी कौन आ रही है? पुर्तगाली कंपनी। कौन सी कंपनी आएगी? पुर्तगाली। और पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आती है और सबसे अंत में जाती है। यानी ये कब आती है? 1498 में। और कब जाती है? 1961 में। ऑपरेशन किसके द्वारा जाती है? ऑपरेशन विजय के द्वारा। एक ऑपरेशन चलाया जाता है विजय, उसके द्वारा जाती है। ठीक है, सबसे पहले भारत आने वाली पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी, सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी। ठीक है, फिर कहते हैं सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी, अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी। एक प्रश्न और आता है, प्रिंटिंग पे प्रेस चलाने वाली, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाली, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो कंपनी है पुर्तगीज कंपनी, ये आपके पश्चिम में नहीं मिलेगी, सॉरी पूरब में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये पूरब में आपको नहीं मिलेगी। ये कुछ ऐसे कुछ पॉइंट है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि 1498 में आती है और 1961 में चली जाती है। और 1961 में ऐसे नहीं जाती है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय, उसके द्वारा इसको हटाया जाता है। सबसे पहले भारत आती है और सबसे बाद में जाने वाली और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाली। ये कुछ यूरोपीय इसके बारे में कहानी है। ये कहानी जानने से पहले अब हम वास्को डी गामा को भारत बुलाएंगे। ठीक है, किसको बुलाएंगे? वास्को डी गामा को। लेकिन वास्को डी गामा को भारत बुलाने से पहले कुछ मैं बातें कर लूँ आपसे। बात क्या है? कुछ भारत की स्थिति देख लें। भारत की कंडीशन उस समय कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी भारत की। इस मध्य भारत में लोधी वंश का शासन था। कौन सा वंश था? लोधी वंश। ठीक है, यहां पर आपको दक्षिण भारत में मिलेगा एक शासक मिलेगा जमोरिन। और ये जमोरिन क्या है? उपाधि है। क्या है? उपाधि। और ये जो शासक है, ये कैसा शासक है? हिंदू शासक। कैसा शासक है? हिंदू शासक। इस भारत पर व्यापार जो हो रहे हैं, व्यापार का एकाधिकार, भारत पर यूरोपीय कंपनी के यानी पुर्तगाली जब आते हैं उस समय व्यापार का एकाधिकार किसका होता है? वह होता है अरबों का। यानी भारत से अरब वाले ही क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। यह है गुजरात। ठीक है, गुजरात का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल मजीद, या कई जगह पे मनीद लिखा रहता है, अब्दुल मनीद। ठीक है, यह केरल है और केरल का एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह पे आएगा उस समय कपक डब्बू। और ये कहाँ पे है? कोचीन में। कोचीन किसकी? केरल। ठीक है, यहां पे आएगा। देखो आपको मैं बताऊं, वास्को डी गामा जब आएगा तो इसी केरल के कपक डब्बू बंदरगाह पे आएगा। किस पे आएगा?
कपक डब्बू बंदरगाह पे। और यह कपक डब्बू बंदरगाह पर जब ये आएगा तो ये पहुंचेगा अब्दुल मनीद के सहयोग से। एक अब्दुल मनीद है गुजरात का, कहाँ का है? गुजरात का अब्दुल मनीद। इस अब्दुल मनीद के सहयोग से यह क्या करेगा? यह भारत आएगा। कब आएगा? यह 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब वास्को डी गामा, मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, वास्को डी गामा, जब वास्को डी गामा भारत आएगा, भारत लाने के लिए यहाँ पे एक पथ प्रदर्शक होगा अब्दुल मनीद। और आपको पता है कि प्राचीन काल का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल बंदरगाह गुजरात में था। तो अब्दुल मनीद चाहता तो वास्को डी गामा को गुजरात लेके चला जाता, वह केरल के डब्बू पर क्यों ले गया? ऐसा क्या था? इसको चाहिए था मसाला। कितना अच्छा उन लोगों का भौगोलिकल इतिहास है। इसको चाहिए था मसाला, और मसाला चाहिए तो मसाला के लिए कंडीशन बनती है, भौगोलिक कंडीशन बनती है। कंडीशन होता है कि ऐसी भूमि यानी सॉयल, जो सॉयल हो लेटराइट सॉयल, यानी ऐसी मिट्टी, कैसी मिट्टी हो? लेटेराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी की खासियत क्या है, कैसे बनेगी? इसी लेटराइट मिट्टी पर ही क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा बागानी फसल होगी, और बागानी फसल के अंतर्गत क्या आता है? मसाला। इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी लेटराइट मिट्टी के लिए? तो लेटराइट मिट्टी के लिए कहा जाता है तापमान ज्यादा हो। तापमान क्या हो? ज्यादा हो। वर्षा ज्यादा हो। जब तापमान ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, तो इस प्रक्रिया के दौरान एक मिट्टी में प्रक्रिया होती है लीचिंग, जिसे कहते हैं निच्छालन। कौन सी प्रक्रिया? निच्छालन। जो ऊपर का मिट्टी है टूट जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, बारिश होगी, टूटेगी, टूट के उस पर का जो कुछ मटेरियल होगा वो रीस कर जमीन के अंदर चला जाएगा। इससे जो मिट्टी का निर्माण होगा उसे कहते हैं लेटराइट, और इस प्रक्रिया को कहते हैं निच्छालन। क्या कहते हैं? निच्छालन। निच्छालन, निच्छालन, निच्छालन प्रक्रिया होगी। ठीक है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कर्नाटक भी था, कर्नाटक क्यों नहीं चला गया? तो मैं आपको बताऊं, आज पढ़ते हैं साइलेंट वैली के बारे में। पढ़ते हैं ना आप लोग कि साइलेंट वैली सबसे बड़ा सदाबहार वन का, भारत का सबसे बड़ा वन है। साइलेंट वैली का नाम सुना होगा। ऐसा वन जो सदाबहार है, पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं बड़ी, और पेड़ भी बहुत बड़े होते हैं, और वहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है, और जिस कारण वहाँ पर जब सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है, कितना वो शांत क्षेत्र होगा, इसलिए उसे साइलेंट जोन कहा गया। साइलेंट जोन बना कैसे? तो जो केरल है, केरल के तट पर एक बालू पाया जाता है। बालू में मोनोजाइट होता है। क्या होता है? मोनोजाइट। आपसे पूछा जाता है कि मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है, आप कहते हैं केरल में। केरल के बालू में मोनोजाइट होता है। मोनोजाइट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह तापमान को बढ़ा देता है। अब ये बताइए, यहाँ पे अरब सागर, तापमान बढ़ा, भाप बना, बारिश हो गई, तो क्या बन जाएगा? तापमान है, वर्षा है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे आ गया। अब मैं एक बात बताऊं कि ये तो आया, जब आया तो अरब इसके साथ क्या करेंगे? भाई एक तो एकाधिकार है, तो अरब इसके साथ मित्रता व्यवहार करेंगे? नहीं, द्वेष की भावना रखेंगे। अरब जो है वास्को डी गामा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? द्वेष का व्यवहार करेंगे। जमोरिन है, जमोरिन के राज्य में एक ही व्यक्तियों का एकाधिकार है। जमोरिन इनसे खुश रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए क्या करेगा जमोरिन? इनका स्वागत करेगा। किसका? वास्को डी गामा को। ठीक है। और वास्को डी गामा यहाँ से मसाला खरीदेगा, और मसाला खरीदने के बाद मसाला लेके जाएगा। जमोरिन उसकी स्वागत, जमोरिन उसका हेल्प करेगा, और मसाला ले जाने के बाद यह मसाला उसको सब खर्च निकालने के बाद 60 गुना प्रॉफिट होता है। यानी 1000 का मसाला खरीदा, सब निकाल दिया, 1000 भी निकाल दिया, उसको 60,000, यानी कुल मिलाकर उसको 61,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब देखिए, ये था वास्को डी गामा।
जब वास्को डी गामा आया भारत में तो मध्य भारत में किसका शासन था? लोधी वंश का। और लोधी वंश में 3 शासक हुए। पहला संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये 1414 से 1451 तक हुआ। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, आगरा की स्थापना करने वाला, 1451 से 1517 तक। अब ये बताइए किसके समय में आया होगा? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद बनते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और यही अंतिम शासक, उसके बाद मुगल सम्राट की स्थापना होगी 1517 से लेकर 1526 तक। यानी जब वास्को डी गामा भारत आया उस समय भारत में किसकी शासन थी, किसकी सत्ता थी? मध्य भारत में सिकंदर लोधी की। किसकी शासन थी? सिकंदर लोधी की। तो आज हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो आपको क्लास है ये समझ में आया होगा और आपको इतिहास कुछ अलग तरीके से पढ़ने के मौका मिलेंगे। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूँ।